I welcome you all on my channel विशाल छाबड़ा अकेडमी। हम लोग क्लास 12th का एक पार्ट हम लोगों ने पिछली बार कवर करा था। इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम, आई एम सो सॉरी, आई एम कमिंग आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, बट एज यू ऑलरेडी नो दैट आई हैव बीन बिजी इन द वर्कशीट्स विच आर कमिंग फ्रॉम DOE फॉर क्लास 9th and 10th, बट फिर भी आई ट्राई दैट, क्योंकि बच्चे 12th क्लास के बच्चे ये कह रहे हैं कि मैम आप वो नाराज़ हो रहे हैं, मैंने पिछली बार भी बोला था, बट आई एम सॉरी, आई विल ट्राई कि मैं बहुत जल्दी आऊँ और आप लोगों का कोर्स साथ में करें। तो हम लोगों ने पिछली बार DNA के बारे में पढ़ा था, और DNA के बारे में हमने ये पढ़ा था कि ये पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं, 2 पॉलीपेप्टाइड चेन होती है, जिसकी बैकबोन जो होती है वो शुगर और फॉस्फेट ग्रुप की होती है, और जो प्रोट्रूड कर रहे होते हैं उसके आगे वो उसके बेसेस होते हैं, राइट। फिर हमने पढ़ा था कि एंटी पैरेलल होती हैं इसकी चेन्स, जिनकी पोलैरिटी कंट्रास्ट होती है, लाइक 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक जगह होती है, 3 प्राइम टू 5 प्राइम होती है। तीसरी चीज़ हमने पढ़ी थी कि प्यूरीन्स और पिरामिडीन्स होते हैं इनमें, और जिसमें एक ही जो 2 हाइड्रोजन बॉन्ड से अटैच होता है T से, और जो ग्वानिन है वो 3 हाइड्रोजन बॉन्ड से अटैच होता है साइटोसिन से, ठीक है। उसके बाद फिर हमने पढ़ा था कि डिस्टेंस बिटवीन जो बेस पेयर्स है उसका वो 0.34 नैनोमीटर्स होता है, ओके, और हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, ये हम लोगों ने पढ़ा था। तो आज हम उसको कंटिन्यू करेंगे कि पॉली पैकेजिंग ऑफ DNA हेलिक्स, इसकी पैकेजिंग कैसे होती है। हम लोगों ने अभी ये पढ़ा कि टेकन द डिस्टेंस बिटवीन द 2 कॉन्जिक्यूटिव बेस पेयर्स एज 0.34 नैनोमीटर्स, जैसे कि पढ़ा कि 0.34 नैनोमीटर्स इसके अंदर डिस्टेंस होता है। अगर लेंथ निकाली जाए DNA डबल हेलिक्स की मैमेलियन सेल की, ठीक है, तो हम कैसे करेंगे, तो दैट विल बी 6.6 इंटू 10⁻⁹ बेस पेयर्स इंटू 0.34 इंटू 10⁻⁻9 मीटर्स पर बेस पेयर्स, ठीक है ना, यही होगा। तो ये हमारा अप्रॉक्सीमेटली आ जाएगा 2.2 मीटर्स के, ओके। 6.6 इंटू 10⁻⁹ बेस पेयर को अगर हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोगों को मिल जाएगा मेमेलियन सेल का टोटल नंबर, ठीक है। तो ये हमारा अप्रॉक्सीमेटली मेमेलियन सेल में आ जाएंगे 2.2 मीटर्स। अ लेंथ दैट इज फार ग्रेटर देन द डायमेंशन ऑफ अ टिपिकल न्यूक्लियस। अगर न्यूक्लियस की अप्रॉक्सीमेटली देखी जाए, अप्रॉक्सीमेटली न्यूक्लियस कितना होता है, 10⁻⁻6 होता है, ठीक। तो उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो इसकी जो लेंथ है वो बहुत ज़्यादा है, तो फिर कैसे ये न्यूक्लियस के अंदर फिट आएगा, हाउ कैन इट कम इन द न्यूक्लियस। कहते हैं ना, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर हम लोगों को क्रोमैटिन मटेरियल मिलता है, राइट। तो इफ़ द लेंथ ऑफ E. coli DNA is 1.36 millimeter, कैन यू कैलकुलेट द नंबर ऑफ बेस पेयर्स इन E. coli। तो उसमें भी आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे 6.6 इंटू 10⁻⁹ बेस पेयर से, राइट। प्रोकैरियोट्स में क्या होता है, सच एज E. coli, दो दे डू नॉट हैव अ डिफाइंड न्यूक्लियस, उनके अंदर इतना डिफाइंड न्यूक्लियस तो नहीं होता ना E. coli में। द DNA इज नॉट स्कैटर्ड थ्रू आउट द सेल, रैंडमली नहीं पड़ा होता वहाँ पे DNA आपको मालूम है नेगेटिवली चार्ज है, ठीक है, इज हेल्ड टुगेदर विद सम प्रोटीन्स। वो क्या होता है, प्रोटीन्स की वजह से एकदम एक अच्छा उसका स्ट्रक्चर बन जाता है। क्यों, क्योंकि जो प्रोटीन्स होती हैं वो पॉजिटिव चार्ज होती हैं, ठीक है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव की वजह से वो एक स्टैटिक सा स्ट्रक्चर सा बन जाता है इन अ रीजन टर्म्ड एज अ न्यूक्लियोइड। और कहाँ पे बनता है, न्यूक्लियोइड में। द DNA इन न्यूक्लियोइड इज ऑर्गेनाइज्ड इन लार्ज लूप्स हेल्ड बाय प्रोटीन्स। तो जो ये DNA है वो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड जो है वो न्यूक्लियोइड के अंदर कैसे अरेंज होता है, लार्ज लूप्स के रूप में अरेंज होता है, ठीक है, ठीक, विच आर हेल्ड टुगेदर बाय प्रोटीन्स। अब आ जाओ यूकैरियोट्स में। यूकैरियोट्स की बात देखें तो यूकैरियोट्स में दिस ऑर्गेनाइजेशन इज मच मोर कॉम्प्लेक्स। ऑब्वियसली कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है तो कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी। देयर इज अ सेट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज बेसिक प्रोटीन्स कॉल्ड हिस्टोन्स। वहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज जो प्रोटीन्स होती हैं वो कौन सी होती हैं, हिस्टोन्स। A protein acquires charge depending upon the abundance of amino acids residues with charge side chains। जो एक प्रोटीन अक्वायर करता है एक चार्ज, वो किस पे डिपेंड करता है, कि जो उसके अमाइनो एसिड की जो चेन है उसके ऊपर डिपेंड करता है, राइट। हिस्टोन्स आर रिच इन द बेसिक अमाइनो एसिड रेसिड्यूज लाइसिन एंड आर्जिनिन। जो हिस्टोन्स हैं उसके अंदर जो अमाइनो एसिड्स हैं वो कौन से होते हैं, लाइसिन और आर्जिनिन, ओके, ठीक। अब आ जाओ कि बोथ अमाइनो एसिड रेसिड्यूज कैरी द पॉजिटिव चार्जेस इन द साइड चेन्स। अब उनके साइड चेन में कौन से चार्जेस होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। कौन से होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, राइट। Histones are organized to form a unit of 8 molecules called histone octamer.
जो ये हिस्टोन्स हैं ये 8 मॉलिक्यूल्स में जाके, ये वाले जो हिस्टोन्स हैं ये 8 मॉलिक्यूल्स में जाके अरेंज होते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, हिस्टोन ऑक्टामर। ठीक है, समझ आ गया कि जो हिस्टोन की जो प्रोटीन्स होती हैं, हिस्टोन की जो भी चार्ज होगा वो उस बात पे डिपेंड करेगा कि उसके साथ कौन से अमाइनो एसिड रेजिड्यूज जुड़े हुए हैं। अमाइनो एसिड उसके साथ कौन से जुड़े हुए हैं रेजिड्यूज, पॉजिटिवली चार्ज हैं, जिनका नाम लाइसिन है और आर्जिनिन है। ठीक है, और ये जो हिस्टोन्स जो होते हैं इनको हम क्या कहते हैं, क्योंकि ये 8 मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में ऑर्गेनाइज होते हैं तो इसको इनको कहते हैं हिस्टोन ऑक्टामर, राइट। The negatively charged DNA is wrapped around the positively charged histone octamer. ये जो negatively charged DNA है ये हिस्टोन से लिपटा हुआ है, ठीक है, wrapped है, right? और ये जो है around the और किससे लिपटा हुआ है, हिस्टोन कौन सा है, पॉजिटिवली चार्ज, DNA क्या है, नेगेटिवली चार्ज, राइट। तो ये जो स्ट्रक्चर बनता है इसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोसोम। न्यूक्लियोसोम कहते हैं इस स्ट्रक्चर को, ठीक। तो अ टिपिकल न्यूक्लियोसोम कंटेन्स 200 बेस पेयर्स ऑफ डीएनए हेलिक्स। एक जो टिपिकल न्यूक्लियोसोम होता है उसमें कितने होते हैं, 200 पेयर्स होते हैं डीएनए हेलिक्स के, राइट। न्यूक्लियोसोम्स कॉन्स्टिट्यूट द रिपीटिंग यूनिट ऑफ द स्ट्रक्चर इन द न्यूक्लियस कॉल्ड क्रोमैटिन। और ये जो न्यूक्लियोसोम है वो किस चीज का बना होता है, क्रोमैटिन का, जो रिपीटेड यूनिट्स है क्रोमोसोम्स के, राइट। क्रोमैटिन मालूम है ना, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो कि कॉन्स्टिट्यूट करता है क्रोमोसोम्स को, तो उसे क्रोमैटिन मटेरियल कहते हैं, राइट। तो nucleosomes constitute the repeating unit of the structure in a nucleus called chromatin. Thread like stained body seen in the nucleus। और आपको मालूम है क्रोमैटिन का जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है, स्टेन्ड होता है, इकट्ठा सा होता है, थिक होता है, ठीक। The nucleosomes in chromatin are seen as beads on string structure। और जो ये nucleosomes हमें नजर आ रहा है ये वाला, ये हमें बीड्स ऑन स्ट्रिंग्स के रूप में नजर आता है। ये आपको अच्छे से पता है, जूनियर क्लासेस में आप ये कर चुके हैं कि कैसे हम लोगों को ये रिपीटेड यूनिट्स नजर आते हैं, राइट। अब ये है थ्योरेटिकली देखा जाए तो हाउ मेनी सच बीड्स डू यू इमेजिन आर प्रेजेंट इन ए मैमेलियन सेल। देखो, द बीड्स ऑन द स्ट्रिंग स्ट्रक्चर इन क्रोमैटिन इज पैकेज टू फॉर्म क्रोमैटिन फाइबर्स। ये जो बीड्स एंड स्ट्रिंग है ये कैसे हमें नजर आते हैं, क्रोमैटिन फाइबर्स की तरह। पैकेज कैसे होती है इनकी पैकिंग, एज क्रोमैटिन फाइबर्स होती है, that are further coiled and condensed at metaphase stage। आपको मालूम है 4 स्टेजेस होती हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, ठीक है ना। तो मेटाफेज के एंड में ये क्या होते हैं, कंडेंस्ड मटेरियल, जैसे मैंने बोला ना कि कंडेंस्ड मटेरियल होता है इकट्ठा, उसमें हम लोगों को ये नजर आते हैं। एंड कंडेंस इन द मेटाफेज स्टेज और सेल डिवीजन टू फॉर्म क्रोमोसोम्स। और वहाँ पे ये मतलब क्रोमैटिन फाइबर्स जो है वो एक कंडेंस स्ट्रक्चर होते हैं, वो कॉइल्ड एंड कंडेंस करते हैं मेटाफेज स्टेज में सेल डिवीजन की क्या बनने के लिए, क्रोमोसोम्स बनने के लिए, राइट। अब है द पैकेजिंग ऑफ द क्रोमैटिन एट द हायर लेवल रिक्वायर्स द एडिशनल सेट ऑफ प्रोटीन्स दैट कलेक्टिवली आर रेफर टू एज द नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन्स। मतलब अगर हम लोग क्रोमैटिन को हायर ऑर्गेनिजम्स में देखें, हायर लेवल पे देखें, तो हम लोगों का एडिशनल सेट ऑफ प्रोटीन्स की रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि देखो कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी तो प्रोटीन्स की कॉम्प्लेक्सिटी भी बढ़ेगी। तो वो जो रिक्वायरमेंट है प्रोटीन्स की उनको हम कहते हैं नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन, NHC प्रोटीन्स, ठीक है। नॉन हिस्टोन क्रोमोसोम प्रोटीन्स इन अ टिपिकल न्यूक्लियस सम रीजन ऑफ द क्रोमैटिन आर लूजली पैक्ड। अगर हम न्यूक्लियस में देखें तो वहाँ पे कुछ हमें लूजली पैक्ड मटेरियल मिलेगा और उसको हम कहते हैं यूक्रोमैटिन। क्या कहते हैं, यूक्रोमैटिन, ठीक। और उसके बाद अगर ये लूजली पैक्ड है, और द क्रोमैटिन दैट इज मोर डेंसली पैक्ड एंड स्टेन्स डार्क, मतलब जो डार्क, क्योंकि इकट्ठा है तो स्टेन भी डार्क करेगा, तो उनको हम कहते हैं हेट्रोक्रोमैटिन। तो 2 टाइप के क्रोमैटिन हमने पढ़े, यूक्रोमैटिन एंड हेट्रोक्रोमैटिन। यूक्रोमैटिन इज सेड टू बी ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव क्रोमैटिन। ये उसको कैसे माना जाता है कि ट्रांसक्रिप्शन में ये बहुत एक्टिव क्रोमैटिन माना जाता है, और जो हेट्रोक्रोमैटिन होता है वो इतना एक्टिव नहीं होता, इनएक्टिव होता है। 1 नंबर का क्वेश्चन पूछ लेते हैं, विच इज सेड टू बी मोर एक्टिव क्रोमैटिन इन ट्रांसक्रिप्शन, तो इसका आंसर आपको आना चाहिए, ठीक है। अब आ गई कहानी कि हमें पता तो चल गया कि डीएनए क्या चीज़ है, ठीक है। हम लोगों को ये भी पता चल गया स्ट्रक्चर कैसा है, इसके बेस पेयर्स कैसे होते हैं, सब कुछ पता चल गया। बट अब कहानी आती है कि जेनेटिक मटेरियल है क्या, कौन सा जेनेटिक मटेरियल माना जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग जो पढ़ेंगे, आज हम पढ़ेंगे ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, जिसको कि ग्रिफिथ ने
करा था, वो बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने समझाया था। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम कर रहे हैं मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, चैप्टर नंबर 6 जेनेटिक्स का पार्ट 2 आज हम कर रहे हैं। तो अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि NH3 प्रोटीन्स रिक्वायर्ड होती हैं और यूक्रोमेटिन और हेट्रोक्रोमेटिन में क्या फ़र्क होता है। अब हम ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल करेंगे ये जानने के लिए कि जेनेटिक मटेरियल कौन सा होता है और जेनेटिक मटेरियल है क्या चीज़, मतलब क्या उसमें क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। ठीक है, तो ग्रिफिथ ने कुछ एक्सपेरिमेंट्स करे थे 1928 में। फ्रेडरिक ग्रिफिथ इन द सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स विद स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी। स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी कौन सा बैक्टीरिया है जो कि निमोनिया फैलाता है ऑर्गेनिजम्स में। ही विटनेस्ड अ मिराकुलस ट्रांसफॉर्मेशन इन द बैक्टीरिया। उसमें उन्होंने कुछ ट्रांसफॉर्मेशन चेंजेस ऐसे देखे ग्रिफिथ ने, जिसको उन्होंने आगे एक्सपेरिमेंटल फॉर्म में हमारे सामने प्रोड्यूस किया। During the course of this experiment, a living organism had changed in physical form. इन एक्सपेरिमेंट्स में उन्होंने देखा कि जो स्ट्रेप्टोकोकस है उसको देयर वाज अ चेंज, बैक्टीरिया में फिजिकल फॉर्म में कुछ चेंज था। समझते हैं क्या किया गया कि व्हेन स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी बैक्टीरिया आर ग्रोन ऑन ए कल्चर प्लेट, उसको कल्चर प्लेट में ग्रो किया गया। ठीक है, सम प्रोड्यूस स्मूथ स्किनी कॉलोनीज एस, जो कुछ जो थे उन्होंने स्मूथ कॉलोनीज दी, उनको एस स्ट्रेन बोला गया, और कुछ ने रफ स्ट्रेन दिया, मतलब वो स्मूथ नहीं थी तो इसलिए उनको हमने आर कॉलोनीज कहा। ठीक है, दिस इज बिकॉज द एस स्ट्रेन बैक्टीरिया हैव अ पॉलीसैकेराइड कोट। इनमें एक पॉलीसैकेराइड कोट था जिसकी वजह से ये स्मूथ थे। ठीक है, और आर स्ट्रेन में ये पॉलीसैकेराइड नहीं थे, नो पॉलीसैकेराइड कोट वाज देयर, राइट। माइस इन्फेक्टेड विद एस स्ट्रेन, जो चूहे हम लोगों ने ग्रिफिथ ने माइस को लिया था, माइस ने इन्फेक्टेड विद एस स्ट्रेन डाई फ्रॉम न्यूमोनिया इन्फेक्शन। ठीक है, जो एस स्ट्रेन थी वो क्या करी थी, अगर उसको हमने इंजेक्ट करा माइस में, क्या करा, इंजेक्ट इनटू माइस, तो हमने ये देखा कि माइस जो थे वो मर गए, दे डाइड। ओके, ठीक। माइस इन्फेक्टेड विद द एस स्ट्रेन वायरलेंट डाई फ्रॉम निमोनिया इन्फेक्शन, बट माइस इन्फेक्टेड विद द आर स्ट्रेन डू नॉट गेट निमोनिया। जो आर स्ट्रेन वाले थे, जब इनको इंजेक्ट किया गया माइस के अंदर तो माइस नहीं मरे, दे वर लाइव। ओके, ये हम लोगों ने ऑब्जर्वेशन देखी। अब क्या है, ग्रिफिथ वॉज एबल टू किल बैक्टीरिया बाय हीटिंग देम। ग्रिफिथ ने क्या करा, हीट किल्ड बैक्टीरिया लिए, मतलब हीट से जिसको किल कर दिया गया वैसे वाले बैक्टीरिया लिए। अब उन्होंने क्या ऑब्जर्व करा कि जो एस स्ट्रेन वाले हीट किल्ड बैक्टीरिया थे, जब इनको माइस के अंदर इंजेक्ट किया गया तो क्या देखा कि माइस तब भी लाइव थे, ध्यान से समझिए। और जब एस स्ट्रेन, ठीक है, और आर स्ट्रेन, एस स्ट्रेन कौन से, हीट किल्ड, और आर स्ट्रेन कौन से, लाइव, जब इनको हमने माइस के अंदर इंजेक्ट किया तो हमने देखा कि माइस डाइड। ये बहुत समझने वाली चीज है। इसका मतलब ये है कि ग्रिफिथ वाज एबल टू किल बैक्टीरिया बाय हीटिंग देम, मतलब उसने हीट स्ट्रेन बैक्टीरिया लिए, हीट किल बैक्टीरिया लिए। ही ऑब्जर्व दैट heat killed S strain bacteria injected into mice did not kill them. Mice क्योंकि जिंदा थे, okay? But when he injected a mixture of heat killed S and live R strain, mice died. इससे क्या पता चला? Moreover he recovered living S bacteria from the dead mice. और इसमें से उनको S वाले जो बैक्टीरिया थे वो उनको मिल गए, ठीक है, dead mice से भी। इसका मतलब he concluded that the R strain bacteria had somehow been transformed. मतलब R strain वाले जो बैक्टीरिया है हीट किल S strain बैक्टीरिया के कांटेक्ट में आते ही कुछ इनमें बदलाव हुआ है। इसका मतलब तो यही है भाई, क्योंकि पहले ये कहानी नहीं थी। पहले जब S strain को हीट किल किया गया था तो माइस जो थे वो लाइव थे, ठीक है, लेकिन अब हमने S strain हीट किल लिए हैं और R strain लाइव लिया है और माइस में इंजेक्ट करा है तो हमने देखा माइस मर गए। तो देयर मस्ट बी समथिंग इन दी R strain bacteria had somehow been transformed, मतलब यहाँ पे कुछ चेंज हुआ है, ठीक है, there has been a change there in the R strain bacteria by the heat kill S strain। और किसके थ्रू हुआ है, इसके थ्रू हुआ है, ठीक है।
Some transforming principle transfer from the heat-killed S strain had enabled the R strain to synthesize a smooth polysaccharide coat and become virulent. इसका मतलब S strain वाले बैक्टीरिया ने कुछ ऐसा करा है जिसकी वजह से R वाली जो स्ट्रेन है वो वायरुलेंट हो गई है, मर गई है, राइट? तो देयर मस्ट बी अ ट्रांसफर ऑफ द जेनेटिक मटेरियल विच हैज़ अकर्ड. तो तब जाके हमें पता चला था कि एक जेनेटिक मटेरियल नाम की कोई चीज़ होती है जिसकी जो आगे वाली जनरेशन में जाती है या जो चेंजेस भी हमारे मतलब जो चेंज कर सकती है. हाउएवर फिर भी बायोकेमिकल नेचर ऑफ द जेनेटिक मटेरियल वाज नॉट डिफाइंड, अभी उसका नहीं पता चला था. ठीक है. अगर हम बात करें बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल की, तो प्रायर टू द वर्क ऑफ एवरी मैक्लियोड एंड मैककार्टी, ये काफ़ी फेमस थे. द जेनेटिक मटेरियल वॉज थॉट टू बी अ प्रोटीन. जेनेटिक मटेरियल को एक प्रोटीन ही समझा जाता था. दे वर्कड टू डिटर्मिन द बायोकेमिकल नेचर ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल इन ग्रिफिथ्स एक्सपेरिमेंट. इसी को आगे उन्होंने एक्सप्लेन करा. किन्होंने? एवरी ने, मैक्लियोड ने और मैककार्टी ने. इंपॉर्टेंट है नाम, एक नंबर का क्वेश्चन कई बार आ जाता है. उन्होंने क्या करा? दे प्यूरिफाइड द बायोकेमिकल्स फ्रॉम द हीट किल्ड एस सेल्स. ये जो हीट किल्ड एस सेल्स थे ना, उसमें से उन्होंने क्या करा? बायोकेमिकल एक्सट्रैक्ट करे, अलग करे, ठीक, प्यूरिफाई करे, और टू सी विच वंस कुड ट्रांसफॉर्म लाइव आर सेल्स इनटू द एस सेल्स. क्योंकि वो ये देखना चाहते थे ना कि ऐसा क्या चेंज हुआ था यहाँ पर. तो उन्होंने क्या करा? उनके बायोकेमिकल्स लिए और उनको प्यूरिफाई करा, राइट? दे प्यूरिफाइड द बायोकेमिकल्स फ्रॉम द हीट किल्ड एस सेल्स टू सी विच वंस वुड ट्रांसफॉर्म द आर सेल्स इनटू द एस सेल्स. ठीक. They discovered that DNA alone from S bacteria caused R bacteria to become transformed. मतलब यहाँ का DNA ही था जो कि क्या कर रहा था? ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा था, जिसकी वजह से वो वायरुलेंट हुए. ठीक है. They also discovered that protein digesting enzymes, protein digesting enzymes को क्या कहते हैं? Proteases, and RNA digesting enzymes, RNases, did not affect transformation. ट्रांसफॉर्मेशन उनका कोई रोल नहीं था. रोल किसका था? सिर्फ DNA का. So the transforming substance was not a protein. It was neither a protein nor a RNA. Digestion with DNAs did inhibit transformation. जो DNAs के साथ ट्रांसफॉर्मेशन को इनहिबिट तो किया जा रहा था, suggesting that the DNA caused the transformation. जिसकी वजह से हमें क्या पता चला कि DNA was the only substance which was causing transformation. Okay. They concluded that DNA is the hereditary material. तब ये conclude हुआ कि DNA ही एक hereditary material है. But not all biologists were convinced. लेकिन तभी क्योंकि डिस्कवरीज चल रही थी और धीरे धीरे हम खोज कर रहे थे, तो इसलिए बहुत सारे लोग कन्विंस नहीं भी हुए थे, और इसलिए इसमें आगे और स्टडीज़ होती रही. ठीक है. अब कहानी ये आती है कि लोगों को फिर भी अभी यकीन नहीं हुआ था, तो फिर आगे और एक्सपेरिमेंट्स जो हुए, जैसे कि हर्शे ने करे, चेज ने करे, तो उन्होंने बताया कि द जेनेटिक मटेरियल इज DNA. ठीक है. जेनेटिक मटेरियल क्या है? DNA ही है. तो उस पर द प्रूफ दैट DNA इज अ जेनेटिक मटेरियल केम फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट्स ऑफ हर्शी एंड चेज. हर्शी एंड चेज के एक्सपेरिमेंट्स काफ़ी फेमस हुए हैं. दे वर्क विद वायरसेस दैट इन्फेक्ट बैक्टीरिया कॉल्ड बैक्टीरियोफाजेस. वो एक्चुअली बैक्टीरियोफाज के ऊपर काम कर रहे थे. व्हाट आर बैक्टीरियोफाजेस? बैक्टीरियोफाजेस वो वायरसेस हैं जो कि बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं, इसलिए उनको बैक्टीरियोफाजेस कहा जाता है. ठीक है. और इस पर हम लोग ये पढ़ेंगे कि हमने रेडियो एक्टिव DNA लेना है बैक्टीरियोफाज में, उसमें अंदर चेंजेस करने हैं, और जो एक्सपेरिमेंट्स पूरे के पूरे इस पर किए गए वो हम इसको नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे. और इसकी प्रीवियस क्लास पढ़ने के लिए, ये जो हमने आज चैप्टर करा है, इसका पार्ट 1 लेने के लिए आप मेरी पुरानी वीडियो देखिए. इससे पहले वाली प्लेलिस्ट मैंने बनाई हुई है, जिसमें मैंने 12th की NCERT के चैप्टर्स अलग करे हुए हैं, 11th के अलग, सभी क्लासेस के अलग करे हुए हैं. तो आप उनको फॉलो करिए. एंड जल्दी मिलते हैं फिर से, इसका नेक्स्ट पार्ट से करेंगे हम, और इसके क्वेश्चन आंसर्स भी डिस्कस करेंगे. टिल देन प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड स्टे होम, स्टे सेफ. बाय बाय.